वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई फ्लोरा। और क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 के अंतर्गत हम एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहाँ पर जानने वाले हैं। वो है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं और मैं समझता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजी में चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर हार्डी एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन हुए हैं, वेनबर्ग एक जर्मन के फिजिशियन हुए हैं। इन दोनों ने मिलकर एक लार्ज साइज की पॉपुलेशन का विस्तृत अध्ययन किया 1908 में। और वहां पर क्या देखा उन्होंने कि बड़ी साइज की जो पॉपुलेशन है, उस बड़ी साइज की पॉपुलेशन में यदि क्या नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, यदि वहां पर नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नेचर वहां पर सेलेक्ट नहीं कर रही है, या वहां पर जेनेटिक माइग्रेशन नहीं हो रहा है, या वहां पर नॉन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीनों का आदान प्रदान वहां पर नहीं हो रहा है, कोई म्यूटेशन की स्थिति वहां पर नहीं बन रही है, एंड नो रैंडम मैटिंग। तो ऐसी स्थिति में उस लार्ज पॉपुलेशन के अंदर क्या बनी रहती है, जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है। ओके, और जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनना क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। मतलब उस लार्ज साइज के पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट बना रहना, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्लियर। और जहां पर जिस पॉपुलेशन में वो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, वहां पर इवोल्यूशन ना के बराबर होता है। मतलब वहां इवोल्यूशन नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कि इवोल्यूशन के लिए क्या होना जरूरी है। इवोल्यूशन के म्यूटेशन होना जरूरी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है, नेचुरल सिलेक्शन होना जरूरी है, माइग्रेशन होना जरूरी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होना जरूरी है, और वहां पर जो है रैंडम मैटिंग होना जरूरी है। अगर ये स्थितियां आती हैं तो ये इक्विलिब्रियम की स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी और वहां पर इवोल्यूशन होगा। ये कंफर्म है। तो लार्ज साइज के पॉपुलेशन में ये पॉसिबिलिटी होती है, तो इनकी इक्विलिब्रियम की स्थिति बनती है, वहां पर इवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है। और स्मॉल साइज की जो पॉपुलेशन है, वहां पर इक्विलिब्रियम की स्थिति डिस्टर्ब होती है और वहां पर इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। अगर हम जनरली ह्यूमन की केस में देखें, अगर ह्यूमन के केस में देखें, तो ह्यूमन के केस में ये हमारा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है एक इमेजिनरी लगता है। ओके। लेकिन जैसे प्लांट है, जैसे हमारे फिशेस की पॉपुलेशन को देखते हैं, तो वहां पर क्या है कि वहां पर कुछ हद तक ये इक्विलिब्रियम की स्थिति बन सकती है। क्लियर। आइए समझते हैं यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन को ही लेकर के। ह्यूमन पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन शब्द को समझिए कि पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन देखो, ऐसे इंडिविजुअल के ग्रुप को बोला जाता है जो आपस में एक तो इंटरब्रीड कर रहे हैं। ओके, आपस में इंटरब्रीडिंग जिनमें हो सकती है, उनको कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है। और साथ में वो जो है कहीं किसी स्थान पर, एक स्पेसिफिक स्थान पर रह रहे हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को माना यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं। उस ह्यूमन पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल है। कितने हैं? 100 इंडिविजुअल है। और वहां पर हम एक कैरेक्टर का अध्ययन कर रहे हैं। कैरेक्टर का नाम है उनकी आंखों का कलर। वहां आंखों का कलर दो कंडीशन हो सकती है। कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे हैं जो ब्लैक आई वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो ब्राउन आई वाले हैं। आप जानते हैं कैरेक्टर का आना जो है एलील निर्धारित करता है। तो ब्लैक कैरेक्टर जो है बी एलील के द्वारा निर्धारित हो रहा है, ब्राउन जो है स्मॉल बी के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो इसके लिए आप जानते हैं जीनोटाइप BB, कैपिटल BB, इसके लिए स्मॉल BB। डबल इसलिए लिखा क्योंकि एक जीन फर्टिलाइजेशन किसमें कहां से आता है, मेल से आता है, और एक फीमेल से आता है। ओके, इसलिए डबल हो गया। तो सपोज यहाँ पर 100 ऑर्गेनिज्म उस ह्यूमन पॉपुलेशन में है, तो वहां पर एलील कितने हो जाएंगे, क्योंकि जीन की खोज तो उस समय हुई नहीं थी, एलील थी, इसलिए मैं यहाँ पर एलील कह रहा हूं। 100 ऑर्गेनिज्म में एलील कितने हो जाएंगे, 200 एलील। ओके, अब देखो यहाँ 200 एलील में से ऐसे कितने एलील हैं जो कि कैपिटल B वाले हैं। कैपिटल B अपने में डोमिनेटिंग एलील है, ये रिसेसिव एलील है स्मॉल b। ओके, तो कैपिटल B वाले जो एलील हैं वो कितने हैं, तो कैपिटल B वाले जो एलील है मान लिया जाए कि वो 120 है, और स्मॉल b वाले एलील कितने हैं, 80 हैं। अगर हम
कैपिटल बी और स्मॉल बी के एलील का रेशियो देखें तो रेशियो कितना है 3:2। 40 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए 3:2 आएगा। अब यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग एक इक्वेशन देते हैं P + Q = 1। P क्या चीज है? P फ्रिक्वेंसी है, जीन फ्रिक्वेंसी। किस जीन की फ्रिक्वेंसी है? वो इस जीन की फ्रिक्वेंसी है जिसको हम बी एलील बोल रहे हैं ना। ये बी एलील की फ्रिक्वेंसी P है और स्मॉल बी एलील की फ्रिक्वेंसी Q है। तो इन फ्रिक्वेंसी का जो सम है ये 1 होता है इक्विलिब्रियम की स्थिति में। ठीक है, सबसे पहले हम P एलील देखते हैं, Q एलील देखते हैं। निकलेगा कैसे? देखो 1 कैसे निकलेगा? अगर हम 3 और 2 का सम करते हैं तो ये कितना आता है? 5 आता है। अब हमें 5 को बनाना है 1। क्या करना है हमें? 3 + 2 जो है ना ये 5 आता है और इसको बनाना है हमें 5 को 1। तो 5 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5/5 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 5/5 प्रत्येक के लिए करना पड़ेगा। 3/5, 2/5 एंड 5/5। 3/5 का कितना आ जाएगा? 0.6। ओके, 3 जो पार्ट है वो कैपिटल बी वाला है, तो ये कैपिटल बी की फ्रिक्वेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यहाँ पर जो है स्मॉल बी की फ्रिक्वेंसी निकलेगी। तो ये 2/5, ये 5/5। अब 5/5 का आ गया 1, 2/5 का आ गया 0.4 और यहाँ पर 3/5 का कितना आ गया? 0.6। तो हम कह सकते हैं कि 0.6 किसकी फ्रिक्वेंसी है? कैपिटल बी की। 0.4 किसकी फ्रिक्वेंसी है? स्मॉल बी की, मतलब Q। यहाँ पर इनका सम कितना आ रहा है? तो इनका सम यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में। अब देखो यहाँ पर एक यहाँ पर इक्वेशन आपने देखी होगी, P² + Q² + 2PQ = 1। अगर हमारे पास यहाँ पर P माने B की फ्रिक्वेंसी दे रखी है, कैपिटल B की, सपोज करें 0.6 यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे रखी है और Q की फ्रिक्वेंसी दे रखी है 0.4। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो हमारे पास किसी पॉपुलेशन में जो ये कंडीशन आती है ना 3, एक आती है होमोजाइगस डोमिनेटिंग इंडिविजुअल, एक आता है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल स्मॉल bb और एक आता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस ब्लैक बोलेंगे इसको क्योंकि ब्लैक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है ना। तो कितने हमारे कैपिटल बीबी वाले मिलेंगे, कितने हमारे स्मॉल बीबी वाले मिलेंगे और कितने हमारे कैपिटल बी स्मॉल बी वाले मिलेंगे, ये हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। किसकी मदद से? जीनिक फ्रिक्वेंसी की मदद से। हमारे पास फ्रिक्वेंसी 0.6 जो है ये दे रखा है P और Q दे रखा है हमारे पास 0.4। अब 0.6 जो है हम अगर यहाँ पर रख दें तो 0.6 का होल स्क्वायर और Q की स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर 2P की। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन की फ्रिक्वेंसी है, ये होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रिक्वेंसी है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रिक्वेंसी है। क्लियर? तो ये यहाँ पर आ रहा है 0.36 और ये आ रहा है 0.16 और ये आ रहा है 0.48 और इनका सम करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 0.36 को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 36%, 0.16 को देखते हैं तो 16% और इसको देखते हैं तो 48%। अगर किसी पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल वाली है तो 100 इंडिविजुअल्स में से मान सकते हैं 36 कौन होंगे? P माने बी वाले, होमोजाइगस डोमिनेटिंग एलील वाले जो इंडिविजुअल होंगे कितने होंगे? 36। अगर 100 की पॉपुलेशन है, अगर 200 की होगी तो आप जस्ट उसका क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ओके, 36 का कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप वाली कंडीशन कितनी मिलेगी? कितने इंडिविजुअल वो होंगे जिनके पास ये जीनोटाइप होगा? तो 16 होगा अगर 100 की है। अगर 200 का तो जस्ट डबल हो जाएगा। ऐसे ही हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी वाले जो इंडिविजुअल होंगे कितने होंगे? 48। जब क्या है? 100 है। अगर 200 होगा तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो फ्रिक्वेंसी के बेस पे आप इंडिविजुअल की संख्या वहां पर निकाल सकते हैं और ये भी 1 होता है। P² + Q² + 2PQ = 1 होता है। तो अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन कहीं किसी पॉपुलेशन में, कौन सी पॉपुलेशन में? लार्ज पॉपुलेशन में बन रही है तो उसको हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए जो फैक्टर हैं आपने देख लिया यहाँ पर, जेनेटिक ड्रिफ्ट यदि होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, म्यूटेशन होगा या वहां पर जेनेटिक माइग्रेशन होगा या वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, इस प्रकार की स्थिति वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सब स्थितियां अगर मिल रही हैं वहां पर और स्मॉल साइज की पॉपुलेशन अगर मिलती है तो वहां पर क्या है? इवोल्यूशन होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। वहां पर इवोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि वहां पर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा।
ओके, जैसे माना कोई किसी स्मॉल साइज की कोई पॉपुलेशन है, वहां पर कोई स्पीसीज है, उस स्पीसीज में जो है म्यूटेशन भी हो रहा है, वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो रहा है, लगातार जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि स्पीसीज में एक प्रकार से चेंजेस आएगा, जीन की फ्रिक्वेंसी अल्टर होगी, जीन की फ्रिक्वेंसी बदलेगी, और जब जीन की फ्रिक्वेंसी बदलेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। भाई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के लिए जीन की फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होना जरूरी है ना, जीन की फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मतलब P प्लस Q शुड बी नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो ऐसी स्थिति में जो है उस स्पीसीज से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, और जिस मूल स्पीसीज से नई स्पीसीज का निर्माण होगा उस स्पीसीज को क्या कहेंगे हम, फाउंडर स्पीसीज बोलेंगे, और उस मूल स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना ही एक क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ये किस प्रकार से हमें यह समझा रहा है कि इक्विलिब्रियम की स्थिति कब बनती है, एक जीन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट की स्थिति बनती है, और जीन फ्रिक्वेंसी अगर कांस्टेंट नहीं है तो किस प्रकार से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, कई बार देखो नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी इसी प्रकार का करेक्टर आ गया, आपके पास पूछ लिया कि भाई अगर ब्लैक कलर के लिए जो है जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है माना 0.8, तो बताइए कि ब्राउन कलर के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है P प्लस Q इक्वल टू 1, तो आपको क्यों निकालना है, P दे रखा है तो Q इक्वल टू 1 में से इसको घटा दें 0.2 आ जाएगा, अगर 0.9 दे रखा तो 0.1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जनरली क्वेश्चन आते हैं। ओके, कई बार हेटेरोजाइगस कंडीशन पूछी जाती है कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की संख्या कितनी होगी, अगर आपके पास में फ्रिक्वेंसी दे रखी है, P दे रखा है, मतलब कैपिटल बी की फ्रिक्वेंसी दे रखी है, स्मॉल बी की फ्रिक्वेंसी दे रखी है। ओके, और आपको निकालना है कि इसमें कितने होमोजाइगस डोमिनेटिंग, मतलब ब्लैक वाले कितने होंगे, ब्राउन वाले कितने होंगे, और वहां पर हेटेरोजाइगस ब्लैक वाले कितने इंडिविजुअल वहां पर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के जनरली नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। और इसी के साथ थैंक्स।